हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल नॉलेज अड्डा। तो आज के वीडियो में हम देखने वाले हैं para यूरेनियम तत्व या जिसे हम कहते हैं ट्रांस यूरेनियम एलिमेंट्स। एक्टिनाइट सीरीज का 4th नंबर का नोट्स है और ये लास्ट नोट्स है। ये हमारा चैप्टर जो है वो अब कंप्लीट हो जाता है। इस चैप्टर में ज्यादा टॉपिक नहीं था, मुश्किल से 3-4 ही टॉपिक था जो कि हमारा पूरा कंप्लीट हो चुका है। तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा क्योंकि मैं आपको एक ही वीडियो में 3-4 टॉपिक को एक साथ जो है वो कवर कर रही हूँ। तो क्या होता है ये ट्रांस यूरेनियम एलिमेंट्स? तो चलिए मैं आप लोगों को इसे जो है वो पहले पीरियोडिक टेबल में एक्सप्लेन करती हूँ, उसके बाद जो भी इसका नोट्स है वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। यहाँ पे आप देख रहे हो पीरियोडिक टेबल और सबसे नीचे वाला जो कॉलम है वो आपका एफ ब्लॉक का कॉलम होता है। और एफ ब्लॉक में 2 सीरीज है जैसा कि आपको पता है, लैंथेनाइट सीरीज और एक्टिनाइट सीरीज। तो यहाँ पे हम एक्टिनाइट सीरीज के बारे में ही पढ़ेंगे। एक्टिनाइट सीरीज में आप देख रहे हो एटॉमिक नंबर 90 से लेकर के एटॉमिक नंबर 103 तक के जितने भी एलिमेंट्स यहाँ पे प्रेजेंट है वो सारे आपके एक्टिनाइट सीरीज के अंतर्गत जो है वो आते हैं। लेकिन हमारा क्वेश्चन ये है कि ट्रांस यूरेनियम एलिमेंट्स क्या होता है। देखिए, ट्रांस यूरेनियम में यूरेनियम भी प्रेजेंट है। तो यूरेनियम के बाद आने वाले जितने भी एलिमेंट है, क्लियर हुआ क्या कहा मैंने? यूरेनियम एलिमेंट के बाद आने वाले जितने भी एलिमेंट है इन्हें हम जो है वो ट्रांस यूरेनियम एलिमेंट कहते हैं या जिसे हम para यूरेनियम तत्व कहते हैं। मतलब परमाणु क्रमांक 93 से लेकर के 103 तक एटॉमिक नंबर तक जितने भी यहाँ पे एलिमेंट्स आते हैं वो सारे एलिमेंट आपके ट्रांस यूरेनियम एलिमेंट्स कहे जाते हैं। तो आखिर इसे क्यों कहते हैं हम ट्रांस यूरेनियम एलिमेंट्स? क्योंकि ये सारे एलिमेंट्स प्रकृति में मुक्त अवस्था में नहीं पाए जाते हैं। मतलब हम इसे जो है वो नेचर से प्राप्त नहीं करते हैं, हम इसे खुद से बनाते हैं। मतलब ये जो एलिमेंट्स होते हैं वो मानव निर्मित होता है, जो मानव है उन्हीं के द्वारा निर्मित किया गया एलिमेंट है। और इन सभी 11 एलिमेंट्स को 93 से लेकर के 103 तक जितने भी एलिमेंट है इन सारे 11 एलिमेंट को जो है वो यूरेनियम के बाद रखा गया है, क्योंकि इसे यूरेनियम से जो है वो काफी कुछ एलिमेंट को यहाँ यूरेनियम से प्राप्त किया जाता है, इसलिए इसे यूरेनियम के बाद जो है वो इन सारे एलिमेंट को जो है वो रख दिया गया है। इसके बारे में हम नोट्स में और भी कुछ आगे डिटेल में जो है वो स्टडी करेंगे। तो इतना तो आपको क्लियर हो गया कि एक्टिनाइट श्रेणी में यूरेनियम के बाद आने वाले जितने भी एलिमेंट है 103 तक, उन सारे एलिमेंट्स को हम जो है वो ट्रांस यूरेनियम एलिमेंट्स कहते हैं। तो चलिए अब हम नोट्स में और भी डिटेल में जान लेते हैं। तो नोट्स में देख लेते हैं, एक्टिनाइट श्रेणी में यूरेनियम के बाद आने वाले परमाणु क्रमांक 93 से लेकर के 103 तक के एलिमेंट्स को para यूरेनियम एलिमेंट्स कहा जाता है, जो कि मैं आप लोगों को पीरियोडिक टेबल में दिखा ही चुकी हूँ। तो चलिए कुछ पॉइंट लिखते हैं इसके बारे में। ये तत्व प्रकृति में नहीं पाए जाते हैं। जी हाँ, ये अगर हम जैसे कि सारे एलिमेंट प्रकृति में पाए जाते हैं, लेकिन ये ऐसे एलिमेंट है, ये 11 ऐसे एलिमेंट है जो प्रकृति में नहीं पाए जाते। तो आखिर ये कहाँ पाए जाते हैं? इन्हें मानव के द्वारा जो है वो निर्मित किया जाता है। मीन्स ये सभी तत्व जो है वो मानव निर्मित होते हैं। यूरेनियम धातु पर न्यूट्रॉनों की अभिक्रिया से नेपच्यूनियम एवं प्लूटोनियम पाए जाते हैं। मीन्स यहाँ पे आप देख ही रहे हो, जो भी अयस्क होते हैं यूरेनियम के, तो उनके अयस्कों पे जो है वो न्यूट्रॉनों की अभिक्रिया कराई जाती है, उसके बाद नेपच्यूनियम एवं प्लूटोनियम जो है वो बनते हैं। आवर्त सारणी में मानव निर्मित इन 11 तत्वों को यूरेनियम के बाद स्थान दिया गया है, जो कि मैं आप लोगों को पीरियोडिक टेबल में एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। इन 11 तत्वों को एक साथ para यूरेनियम तत्व कहा जाता है। और ये जितने भी 11 एलिमेंट्स हैं उन सभी को para यूरेनियम या ट्रांस यूरेनियम एलिमेंट्स कहा जाता है। वर्तमान में para यूरेनियम तत्वों को नाभिकीय भट्टियों से प्राप्त, नाभिकीय भट्टी मतलब जो न्यूक्लियर वाला जो होता है ना, जो भी भट्टी होता है उससे हम कहते हैं, मुक्त यूरेनियम ईंधन छड़ों से जो है वो प्राप्त किया जाता है। वो मैं आप लोगों को आगे बताऊंगी कि हम इसका सेपरेशन कैसे करते हैं। तो ये तो आपको क्लियर हो गया कि ट्रांस यूरेनियम एलिमेंट्स क्या होता है। और ये बता दूंगा, इस मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। कभी कभी para यूरेनियम तत्व किसे कहते हैं पूछा जाता है, कभी कभी ट्रांस यूरेनियम एलिमेंट पूछा जाता है। तो दोनों एक ही चीज है, इसमें कंफ्यूज आप बिल्कुल भी ना हो। ये तो आपको क्लियर हो गया कि यूरेनियम, देखिए यूरेनियम का एटॉमिक नंबर कितना है आपका? 92 है। तो 92 के बाद आने वाले जितने भी एलिमेंट है आपके एक्टिनाइट सीरीज में, वो सारे एलिमेंट आपके ट्रांस यूरेनियम एलिमेंट्स कहलाते हैं। क्लियर हुआ? अब चलिए हम एक नया टॉपिक, मतलब इसी से रिलेटेड दूसरा टॉपिक जो है वो स्टार्ट करते हैं।
हमारे टॉपिक का नाम है यूरेनियम से नेपच्यूनियम, प्लूटोनियम एवं अमेरिशियम का पृथक्करण। पृथक्करण मतलब क्या होता है? सेपरेशन, मतलब अलग करना। तो ये तो हमें पता है कि यूरेनियम में ये जो para यूरेनियम एलिमेंट्स होते हैं उसे हम जो है वो निकालते हैं आपके यूरेनियम से। जब हम उसमें न्यूट्रॉनों की क्रिया कराते हैं तो ये सारी प्रोसेस होता है। उसके बाद ये जो चीज है वो हमें जो है वो प्राप्त होता है। जैसे कि यहाँ पे आप देख रहे हो नेपच्यूनियम हो गया, प्लूटोनियम हो गया, अमेरिशियम हो गया। तो हम इस टॉपिक में ये देखेंगे कि यूरेनियम जो आपका एलिमेंट है जिसका एटॉमिक नंबर 92 है, वहां से हम जो है वो इन एलिमेंट्स को जो है वो पृथक्करण क्यों करते हैं, आखिर कारण क्या है कि हम यूरेनियम से इन सारे एलिमेंट को हमें पृथक्करण करना पड़ता है। तो चलिए देखते हैं। परमाणु भट्टियों में मतलब न्यूक्लियर रिएक्टर्स में ईंधन की छड़ों में से भारी मात्रा में मतलब बड़ी मात्रा में नेपच्यूनियम एवं प्लूटोनियम निष्कर्षित किए जाते हैं, जो कि मैं आप लोगों को पहले ही बता चुकी हूँ। ये जो आपका एलिमेंट है नेपच्यूनियम हो गया, प्लूटोनियम हो गया, ये सारे ट्रांस यूरेनियम एलिमेंट्स हैं। मतलब ये प्रकृति में मुक्त अवस्था में नहीं पाए जाते हैं, इन्हें मानव द्वारा निर्मित किया जाता है, मीन्स इसे बनाया जाता है। तो इसे हम कहाँ से प्राप्त करते हैं? ईंधन की छड़ों से। मतलब जो परमाणु भट्टी में जो यूरेनियम ईंधन की छड़ें होती है उससे बड़ी मात्रा में हम मतलब किलोग्राम के अमाउंट में हम जो है वो इसे निष्कर्षित करते हैं। एवं अमेरिशियम कम मात्रा में निष्कर्षित किए जाते हैं। इनमें से नेपच्यूनियम एवं प्लूटोनियम दोनों तत्व अत्यधिक रेडियो एक्टिव तथा विषैले होते हैं, जो आगे चलकर गंभीर तकनीकी समस्याओं को जन्म देते हैं। तो हमारा क्वेश्चन क्या था कि हम यूरेनियम से नेपच्यूनियम, प्लूटोनियम ये सारी चीजों को पृथक्करण क्यों करते हैं? क्या कारण है कि हम इसे जो है वो अलग करते हैं? तो इसका मेन कारण ये है कि अगर ये यूरेनियम से हम लोग इसे अलग नहीं करेंगे इन एलिमेंट्स को, तो ये आगे चल करके टेक्निकली प्रॉब्लम जो है वो क्रिएट कर सकते हैं। आपको पता है भट्टी में बड़े बड़े मशीन लगे होते हैं, और अगर हम इन एलिमेंट्स को जो है वो अलग नहीं करेंगे, उसको सेपरेट नहीं करेंगे, तो आगे चल करके इतने जो लाखों मतलब इतने महंगे महंगे मशीन होते हैं उनमें ये खराबी पैदा कर सकते हैं, क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा विषैले होते हैं, रेडियो एक्टिव होते हैं। तो क्लियर हुआ इसे पृथक्करण करना क्यों जरूरी है इन para यूरेनियम एलिमेंट्स को। इसलिए इनका पृथक्करण करना अति आवश्यक होता है। इनका पृथक्करण करना अत्यधिक कठिन भी होता है और खतरनाक भी होता है। अभी कई विधियां विकसित हो चुकी हैं। तो देखिए इतना आसान नहीं होता है कि हम आसानी से यूरेनियम से इन सबको जो है वो अलग कर ले। बहुत सारी विधियां उपयोग में लाई जाती है, बहुत सारी मेथड उपयोग में लाए जाते हैं, और बहुत ज्यादा सावधानी पूर्वक इन सब प्रोसेस को जो है वो किया जाता है, क्योंकि ये काफी ज्यादा कठिन और खतरनाक प्रोसेस होता है। और अभी कई विधियां जो है वो विकसित हो चुकी है। तो आपको ये क्लियर हुआ कि इन सारे एलिमेंट को हम सेपरेशन क्यों करते हैं, इनका पृथक्करण क्यों करते हैं? क्योंकि ये अत्यधिक विषैले और रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स होते हैं, जो आगे चल करके टेक्निकली प्रॉब्लम जो है वो क्रिएट करते हैं, तकनीकी समस्याओं को जन्म देते हैं। क्लियर हुआ? तो चलिए मैं आपको एक आध मेथड जो है वो इसका बताती हूँ। बाकी अगर आपको एक आध मेथड समझ में आ जाता है तो और भी कुछ 2-3 मेथड और है वो भी आप लोग को समझ में आ जाएगा। जो मेथड का हम यहाँ पे यूज करेंगे उसका नाम है कार्बनिक विलायकों में निष्कर्षण क्षमता, जिसे हम कहते हैं एक्सट्रैक्शन कैपेसिटी इन ऑर्गेनिक सॉल्यूशन। देखिए इसमें क्या करेंगे, इस मेथड में ट्राई ब्यूटिल फॉस्फेट का केरोसिन में बने विलयन का उपयोग किया जाता है। तो देखिए हमें क्या करना है, प्लूटोनियम हो गया, नेपच्यूनियम हो गया, इन्हें जो है वो हमें अलग करना है। यूरेनियम से हमें जो है वो इन्हें अलग करना है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे जो मेथड दिया गया है ट्राई ब्यूटिल फॉस्फेट का केरोसिन में बने विलयन का उपयोग किया जाता है। तो देखिए क्या होगा, इस मेथड में मुक्त यूरेनियम छड़ों को, तो इतना तो आपको क्लियर हो चुका है कि जो यूरेनियम की छड़ें होती है उससे हम ये सारे एलिमेंट को जो है वो अलग करते हैं। तो अब ये छड़ को हम जो है वो किस में डुबाएंगे, ये सवाल यहाँ पे आता है। तो 7MHNO3 एसिड में विलय करते हैं तथा ट्राई ब्यूटिल फॉस्फेट के केरोसिन में बने विलयन से जो है वो निष्कर्षित करते हैं। अब ये जो आपका केरोसिन में बने विलयन का उपयोग, जो पहले मैंने आप लोगों को बताया था ट्राई ब्यूटिल फॉस्फेट केरोसिन में बने विलयन का, तो यहाँ पे उसका जो है वो उपयोग किया जाता है। पहले हम क्या करेंगे, जो यूरेनियम की छड़ होती है उसे हम HNO3 एसिड में जो है वो विलय कर देंगे। उसके बाद क्या करेंगे, ट्राई ब्यूटिल फॉस्फेट के केरोसिन के बने विलयन से जो है वो निष्कर्षित करते हैं। निष्कर्षण करना मतलब क्या होता है, एक्सट्रैक्शन करना मतलब उसे बाहर निकालना। इससे अब क्या होगा, यूरेनियम ऑक्साइड तथा प्लूटोनियम 4
कार्बनिक विलायक में निष्कर्षित हो जाते हैं तथा शेष नेपच्यूनियम अमेरिसियम जली विलयन में ही बने रहते हैं। मतलब यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि अब जब हम ये सारा प्रोसेस करते हैं तो वो जो है वो जली विलयन में आपका नेपच्यूनियम अमेरिसियम जो है वो पृथक हो जाता है। जली प्रावस्था में से SiO4 द्वारा नेपच्यूनियम तथा प्लूटोनियम को ऑक्सीकृत करके जो है वो इसे पृथक कर लेते हैं। ऑक्सीकृत हम जब करते हैं तो यहाँ पे इस प्रकार का जो है वो आपको कंपाउंड शो हो रहा है, तो इस रूप में हम जो है वो इसे पृथक कर लेते हैं। तो ये जो मेथड है उसमें सब चीज में ये बताया गया है कि यूरेनियम की जो छड़ें हैं, मुक्त यूरेनियम की छड़ें हैं, उसमें हम ये जो आपके ट्रांस यूरेनियम एलिमेंट्स है उनका पृथक्करण कैसे करते हैं। तो ये जो आपका 4 पॉइंट है उसे थोड़ा सा आपको याद करना होगा। जो भी आपका यहाँ पे केमिकल नेम है उसको थोड़ा याद कीजिएगा और इस प्रकार से हम जो है वो करते हैं। तो आई होप यू गाइस आज का टॉपिक क्लियर हुआ होगा और आपका कंप्लीट होता है ये टॉपिक आपका, ये चैप्टर आपका जो है वो कंप्लीट होता है। इसके बाद जो है वो हम इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री से 5वें नंबर का यूनिट स्टार्ट करेंगे। एंड थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।